हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटेक्निक स्टार्स पे। मैं हूँ आर के सिंह। तो दोस्तों हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जिस सब्जेक्ट को हम लोग सिंपली FEEE के नाम से जानते हैं, FEEE। तो दोस्तों इस सब्जेक्ट का आज हमारा ये 5वां लेक्चर है, 5th लेक्चर ऑफ दिस सब्जेक्ट। इससे पहले ऑलरेडी 4 लेक्चर हो चुके हैं। उन चारों लेक्चर में हम लोगों ने इस सब्जेक्ट के बेसिक कंसेप्ट को डिस्कस किए हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि सब्जेक्ट को अच्छी तरह से समझे, सिंपल तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से समझना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको सारे लेक्चर्स जो है बारीकी से देखना पड़ेगा। सारे जो कंसेप्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं उसको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, ठीक है। तो बिल्कुल अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो फिर डेफिनेटली आप लोग सबसे पहले तो वही काम कीजिए, सारे लेक्चर्स को बारीकी से देखिए, पेन कॉपी एंड पूरे फोकस के साथ। तो दोस्तों चलो तो बात करते हैं हम लोग आखिरी लेक्चर में क्या डिस्कस किए हैं, मतलब लेक्चर नंबर 4 में हम लोगों ने क्या डिस्कस किए हैं। हम लोगों ने बात किए थे एक्टिव कंपोनेंट एंड पैसिव कंपोनेंट के बारे में। एक्टिव कंपोनेंट होता क्या है, उसका डेफिनेशन एंड उसका एग्जाम्पल। फिर उसके बाद पैसिव कंपोनेंट क्या होता है, उसका डेफिनेशन एंड उसके एग्जाम्पल। एंड सबके आखिर में हम लोगों ने डिस्कस किया था डिफरेंस बिटवीन एक्टिव कंपोनेंट एंड पैसिव कंपोनेंट। मतलब ये जो एक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं एंड ये जो पैसिव कंपोनेंट होते हैं, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। एंड मैंने बताया था कि आज का ये जो लेक्चर है 5वां लेक्चर, यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे कंपोनेंट्स को डिस्कस करना। तो हमारे सिलेबस में 3 पैसिव कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। एक और है जिसको हम लोग अलग एक चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल इस चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं 3 पैसिव कंपोनेंट के बारे में। फर्स्ट वन इज रजिस्टर, दूसरा बात करेंगे इंडक्टर के बारे में, तीसरा हम लोग बात करेंगे कैपेसिटर के बारे में। ये तीनों चीज़ों को हम लोग अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे, ठीक है। बिल्कुल सारे कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग लेक्चर। तो सबसे पहले तो बात करेंगे हम लोग क्या, सबसे पहले बात करेंगे टाइप्स ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, ठीक है। मतलब हम लोग मटेरियल्स को अभी क्लासीफाई करने वाले हैं। किसके आधार पे क्लासीफाई करेंगे कि वो एनर्जी को कैरी कैसे करता है, ठीक है, किस तरह से करता है कि नहीं, उसी के आधार पे हम लोग क्लासीफाई करने वाले हैं। तो हमें 3 तरह का मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है, 3 तरह का मटेरियल मिल जाएगा। फर्स्ट वन इज कंडक्टर, सेकंड हम लोग कहते हैं सेमीकंडक्टर, एंड तीसरा जो टाइप है उसको कहा जाता है इंसुलेटर, ठीक है। तो ये तीनों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। काफ़ी जानी पहचानी कंसेप्ट है। कंडक्टर क्या होता है भैया, कंडक्टर क्या होता है बोलो। जो सभी मटेरियल इलेक्ट्रिक चार्ज को या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी को ईजिली कैरी कर ले जाता है, ठीक है, जिसके थ्रू, जिस मटेरियल के थ्रू इलेक्ट्रिक एनर्जी इजीली पास हो सकता है, इजीली जा सकता है, उन सभी मटेरियल्स को हम लोग कहते हैं कंडक्टर, ठीक है। उन सभी मटेरियल को हम लोग कहते हैं कंडक्टर। जैसे कि एग्जांपल हो गया हमारा कॉपर, एल्युमिनियम, फिर उसके बाद आता है Ag एंड Au, ठीक है, मतलब सिल्वर एंड गोल्ड। तो दिस आर द मटेरियल्स जिसको हम लोग कंडक्टर कहेंगे, क्योंकि इन सभी मटेरियल्स के थ्रू बहुत ही इजीली इलेक्ट्रिक एनर्जी पास हो सकता है, जा सकता है, ओके। तो आप लोगों ने देखा होगा हमारे घर में जो तार होता है, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। जो हाउस वायरिंग होता है, कहीं पे बल्ब लगाना है तो हम लोग तार लगाते हैं ना, तो वो तार जनरली कॉपर का या फिर एल्युमिनियम का बना होता है, ठीक है, कॉपर का या फिर एल्युमिनियम का बना होता है। तो कॉपर बेहतर है एल्युमिनियम से, ठीक है। एल्युमिनियम के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, तो एल्युमिनियम का तार हम लोग यूज़ नहीं करते, ये काफ़ी सस्ता हो जाता है, इससे थोड़ा सा महंगा होता है कॉपर। एंड कॉपर बहुत अच्छा होता है, ठीक है, ये बजट में भी आ जाता है एंड इलेक्ट्रिसिटी को ईजिली वो कैरी भी कर ले जाता है, ठीक है। एंड इन दोनों का तो बना नहीं सकते गोल्ड सिल्वर, क्योंकि काफ़ी महंगा है ना। अगर हम लोग तार को सोना का तार बनाएंगे तो वो तो चोरी हो जाएगा, एंड इतना हम लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते। हमारे पास उतना पैसा कहाँ होता है कि हम लोग सोने के तार लगाएंगे घर में, ठीक है ना। एंड सिल्वर का तार भी, मतलब रूपा का तार भी हम लोग नहीं लगा सकते, उसका भी दाम बहुत ज़्यादा है, ओके। तो हम लोग यूज़ करते हैं कॉपर का या फिर एल्युमिनियम का।
अब ये कॉपर मटेरियल जो होता है, ये जो तांबा जो होता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कैरी कैसे करता है, अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मान लो ये हमारा एक तार है, कॉपर का तार, ठीक है, कॉपर का तार। अब ये तार जो है, इस तार में बहुत सारे एटम्स रहेगा, बहुत सारे परमाणु रहेगा, एंड ये कॉपर का है तो कॉपर के परमाणु रहेगा। कॉपर का जो परमाणु होता है, एटम होता है, उसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे एटम का, तो देखेंगे कि बाहर वाले जो ऑर्बिट है, ठीक, मतलब एटम कुछ इस तरह से होता है, बीच में न्यूक्लियस, एंड इस तरह से हमारे ये जो ऑर्बिट्स है, ऑर्बिट्स में क्या घूमता है भाई, इलेक्ट्रॉन घूमता है, ठीक है, ओके। एंड अगर हम लोग कॉपर का जो है, कॉपर का ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि बाहर वाले जो ऑर्बिट है भैया, ठीक है, बाहर वाले जो ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट में क्या देखने को मिलेगा कि 1-2 इलेक्ट्रॉन है, ओके, जो कि इस न्यूक्लियस के साथ लूजली कनेक्टेड है, बिल्कुल ढीला ढाला कनेक्शन है, ठीक है, ओके। तो इसीलिए ये जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है, ये इजीली हम लोग इसको रिमूव कर सकते हैं, इजीली रिमूव कर सकते हैं। थोड़ा सा इधर से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फोर्स लगा दिया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगाना है तो इससे ये इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर जाएगा, ये निकल जाएगा, ये दूसरे एटम में चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक दूसरा एटम है भाई, यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है। अब यहाँ से वैसे ही यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया, दूसरे में, तीसरे में, ऐसे करके ट्रांसफ़र हो जाएगा, मतलब वो मूव कर सकता है। अब यही इलेक्ट्रॉन जो है क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो हो रहा है उसके रीजन क्या है, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हम लोगों ने पहले ही लेक्चर में डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्लो कैसे होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कैसे फ्लो होता है, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे ये तांबा का तार है, तांबा का तार है, इस तार में बहुत सारे ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा जो कि इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा भाई, कैरी करके ले जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो फ्लो होगा वो उल्टी दिशा में होगा, इलेक्ट्रॉन्स इस तरह फ्लो होगा तो एनर्जी जो है इधर से इधर फ्लो होगा, ओके। तो तांबे के तार में या फिर एल्युमिनियम, गोल्ड, फिर सिल्वर, इन सभी मटेरियल्स में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो क्यों होता है, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ओके, ठीक है। चलो इसमें और ज़्यादा नहीं घुसेंगे, ठीक है, बेसिक कंसेप्ट लेना था, बस बेसिक कंसेप्ट ले लिया हम लोगों ने। अब उसके बाद सेमीकंडक्टर। अब ये सेमीकंडक्टर होता क्या है, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर के थ्रू इजीली एनर्जी जो है वो फ्लो हो सकता है, एनर्जी इजीली फ्लो हो सकता है, लेकिन सेमीकंडक्टर में उतना इजीली एनर्जी फ्लो नहीं हो सकता। फ्लो होगा लेकिन डिफ़िकल्ट है, फ्लो होना डिफ़िकल्ट है क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहता, ठीक है, उतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके थ्रू उतना ज़्यादा एनर्जी जो है फ्लो नहीं हो सकता, ओके। ऐसे अगर एग्जांपल हम लोग देंगे तो वो होता है सिलिकॉन, ठीक है, एंड जर्मेनियम, ठीक है। तो ये जो सेमीकंडक्टर का कंसेप्ट है ये हम लोग अलग चैप्टर में बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट इसका समझेंगे, जहाँ पे हम लोग ट्रांजिस्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये अलग सा एक चैप्टर है जहाँ पे सारे बातें जो है हम लोग इससे रिलेटेड बातें करने वाले हैं, ठीक है। कैसे फ्लो होता है सेमीकंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, क्यों फ्लो होता है, वो सभी बातें वहाँ पे करने वाले हैं। लेकिन फिलहाल अभी के लिए आप लोग इतना जान लीजिए कि सेमीकंडक्टर के थ्रू एनर्जी जो है फ्लो होता है लेकिन डिफ़िकल्टी है, ठीक है, उतना ज़्यादा ईजिली फ्लो नहीं हो सकता, ओके। उसके बाद आता है इंसुलेटर। अब ये इंसुलेटर करता क्या है, इंसुलेटर एनर्जी को जाने नहीं देता क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता ही नहीं, ठीक है, इसके पास एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता नहीं है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को जाने ही नहीं देता, ठीक है। अब इसका एग्जांपल जैसे कि लकड़ी का टुकड़ा। अब लकड़ी का टुकड़ा, जो सूखा लकड़ी का टुकड़ा होता है, उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाता, ठीक है ना। फिर उसके बाद प्लास्टिक हो गया, पीवीसी हो गया, ठीक है, पेपर हो गया, ओके। तो दिस आर द एग्जाम्पल जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकता, ओके। जैसे कि ये जो मार्कर है, दिस इज प्लास्टिक, ये जो कवर है इसका, ये बिल्कुल प्लास्टिक का है। तो इस पर अगर मैं तार लगा दूंगा, ठीक है, एंड इस पर पकड़ के रखूँगा,
तो ऐसे करके अगर टच कराऊंगा तो मुझे शॉक नहीं लगेगा, बिकॉज इसके थ्रू एनर्जी पास ही नहीं होगा, मेरे तक पहुंचेगा ही नहीं, तो मैं शॉक नहीं लगेगा मुझे। ठीक है, इसीलिए आप लोग देखोगे कि जो कॉपर के तार होते हैं, एल्युमिनियम तार होते हैं, उसके ऊपर कोटिंग होता है। किसका कोटिंग होता है? प्लास्टिक का कोटिंग होता है। जैसे कि मेरे पास अभी फ़िलहाल ये तार है, दिस इज़ अ तार। देखो अब इसके अंदर क्या है भैया, इसके अंदर ये देखो, ये कॉपर का तार है, दिस इज़ अ मटेरियल, एंड इसके बाहर क्या है? प्लास्टिक का कोटिंग है। तो इसको अगर मैं कनेक्ट करूँगा, ठीक है, इसको अगर मैं ऐसे कनेक्ट करूँगा इलेक्ट्रिसिटी के साथ, एंड इसको ये प्लास्टिक को पकड़ के रखूँगा, तो मुझे शॉक नहीं लगेगा, क्योंकि प्लास्टिक कोई भी एनर्जी कैरी नहीं करता, एनर्जी को पास नहीं होने देता, तो मुझ तक एनर्जी पहुँचेगा ही नहीं, तो मुझे शॉक क्यों लगेगा? ठीक है ना। तो दिस आर द मटेरियल्स हम लोगों ने क्लासीफाई किया। पहला हो गया कंडक्टर, जिसके थ्रू इजीली करंट फ्लो हो सकता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है फ्लो हो सकता है। सेमी कंडक्टर, उसके थ्रू इजीली करंट फ्लो नहीं हो सकता, ओके, लेकिन फ्लो होगा इजीली नहीं। फिर उसके बाद इंसुलेटर, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है बिल्कुल पास नहीं होता। एग्जाम्पल भी हम लोगों ने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपना जो टॉपिक है उसके बारे में। अब ये बातें जो है मैं क्यों बता रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि सारे बेसिक कंसेप्ट तो आपको सीखना पड़ेगा ना, तभी ना इंटरेस्टिंग मिलेगा। अब कहीं पे जाके मैंने कंडक्टर का एग्जांपल दे दिया, कंडक्टर ये वाला वर्ड मैंने यूज़ कर लिया, तो आपको अगर पता नहीं होगा कि कंडक्टर होता क्या है। इंसुलेटर मैंने बता दिया कि ये मटेरियल जो है दिस इज़ इंसुलेटर, तो आपको पता नहीं होगा कि ये इंसुलेटर होता क्या है। सर ने जो बताया यहाँ पे इंसुलेटर बात, ये जो कहा, ये इंसुलेटर का मतलब क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए, तभी जाके कंसेप्ट को ईजिली समझ सकते हैं। चलो अब हम लोग बात करेंगे ओहम चाचा के बारे में। ठीक है, ओहम नाम का एक चाचा था, ठीक है, एक साइंटिस्ट था, जिसको हम लोग ओहम चाचा कहेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे से बहुत ज़्यादा सीनियर है, सर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने हमें एक लॉ दिया था। लॉ क्या है वो बात करेंगे, ओहम्स लॉ। ठीक है, अब देखो ओहम्स लॉ में ये कहा गया है कि मान लो ये हमारा एक कंडक्टर है, पहले कंसेप्ट को समझो, फिर उसके बाद हम लोग इसका लॉ लिखेंगे एंड आगे बात करेंगे। तो ये है कंडक्टर। अब कंडक्टर का मतलब तो पता है, इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जो है पास होगा। ओके, तो कंडक्टर में दो टर्मिनल्स है, दो टर्मिनल यहाँ पे ये टर्मिनल को हम लोग मानते हैं ए एंड दिस इज बी। एक तार के दो छोर होते हैं ना, तो ये एक तार है जिसके दो छोर है। ठीक है, अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, ठीक है ना। तो ये वी बी, इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वी ए एंड इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या, वी बी। तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, डेल्टा वी, मतलब वी ए माइनस वी बी। मान लेते हैं ये लार्ज है, ये छोटा वाला है, ठीक है। ओके, इफ वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, तो ऐसे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस जो है निकालेंगे। इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया भैया, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, वी ए माइनस वी बी। अब पोटेंशियल डिफरेंस है तो फिर क्या होगा, इसके पास ज़्यादा एनर्जी है, इसके पास कम एनर्जी है, तो इसके थ्रू करंट जो है जाएगा ना। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी है, यहाँ पे कम एनर्जी है, तो करंट जो है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो फ्लो होगा इस तरफ। ठीक है, एनर्जी जो है ऊंची जगह से नीचे जगह जाएगा। ओके, जैसे कि पानी जाता है ऊंची जगह से नीचे जगह की तरफ बह जाता है ना, वैसे ही इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है, ऊंची हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा। ओके, अब एनर्जी जाएगा मतलब इसके थ्रू क्या हो रहा है, करंट जा रहा है। करंट हम लोग क्या कहते हैं, करंट इलेक्ट्रिक करंट के बारे में समझा था हम लोगों ने। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कितने टाइम में कितना चार्ज जा रहा है। ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो इसके थ्रू एनर्जी जा रहा है ना, एनर्जी जा रहा है ना, तो इसका जो रेट है दैट इज आई, तो ये है करंट। ओके, अब ओहम चाचा जी ये कहते हैं कि किसी भी एक कंडक्टर के थ्रू अगर करंट जा रहा है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो प्रोपोर्शनल होगा आई के साथ, या फिर हम लोग कह सकते हैं आई इज प्रोपोर्शनल टू वी। ठीक है, कोई भी एक बात कह लीजिए, अगर ये
ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ज़्यादा होगा, ठीक है, ज़्यादा होगा तो करंट भी ज़्यादा फ्लो होगा। बहुत ऊंची जगह से पानी गिर रहा है तो बहुत तेज़ी के साथ गिरेगा कि नहीं, बहुत तेज़ी के साथ गिरेगा। तो वैसे ही इसका अगर वैल्यू बहुत ज़्यादा है इससे, तो जो करंट है वो ज़्यादा होगा, मतलब प्रोपोर्शनल। ये ज़्यादा होगा तो ये भी ज़्यादा होगा, ठीक है। उल्टी भी हम लोग कह सकते हैं, ये ज़्यादा है इसका मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस ज़्यादा है, ठीक है। तभी ना बहुत ज़्यादा करंट जा रहा है, मतलब बहुत ऊंची जगह से बहुत ही नीचे जगह पे ये जा रहा है। ओके, तो दोनों ही बात को हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, जैसे कि ओहम जी ने कहा था। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, ठीक है, करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो यही बात जो है उन्होंने हमें बताई है, ठीक है, यही बात उन्होंने हमें बताई है। समझ में आया? क्लियर कट समझ में आया? ओहम्स लॉ हम लोगों ने क्लास 7 में या फिर क्लास 8 में भी पढ़े हैं, लेकिन समझ में नहीं आया था, हम लोगों ने बस रट लिए थे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे उसका एनालाइज किए हैं, पूरी तरह से एनालाइज किए, चीर फाड़ के देखे, ठीक है। ये कंडक्टर के थ्रू जो करंट जा रहा है वो किसके साथ प्रोपोर्शनल होगा? पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, ठीक है। इसके पास ज़्यादा एनर्जी है, इसके पास कम एनर्जी है, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा, जो गैप होगा, उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना करंट जाएगा, कितना ऊंचा से हम लोग पानी को छोड़ रहे हैं, कितने नीचे तक। वही क्या है? हमारा ओहम्स लॉ है, ठीक है। ये जो रिलेशन है वो हमें बताता है ओहम्स लॉ। चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, लेट्स राइट द डेफिनेशन, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ फिलहाल, एंड डेफिनेशन फटाफट से लिख लेते हैं। नॉट द डेफिनेशन, द लॉ। अब हम लोग लॉ लिखेंगे। कहा गया है ओहम्स लॉ स्टेट दैट, ओहम्स लॉ इट स्टेट्स दैट, ओहम्स लॉ states that the voltage across a conductor, the voltage across a conductor is क्या होगा? directly proportional to the current, is directly proportional to the current flowing through it, current flowing it, ठीक है। तो एक्चुअली ये है हमारा लॉ, ओहम जी का लॉ, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि बाकी जो फैक्टर्स है उसको कांस्टेंट मान लीजिए। जैसे टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, इसको हम लोगों ने कांस्टेंट मान लिए हैं, ठीक है। इसका कोई प्रभाव नहीं है, इसको बिल्कुल इग्नोर कर दिए हैं, ठीक है। तो उन सभी को इग्नोर करने से ये जो है हमारा एक रिलेशन हमें मिल रहा है, जैसे कि ओहम जी ने बताया। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं प्रोवाइडेड दैट ऑल फिजिकल कंडीशन एंड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। ओके, तो इसको आप लोग लिखना है, ठीक है। नाउ वी कैन से अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, ठीक है। अब ये सारे बातें आप लोग लिखेंगे, ठीक है। बिल्कुल होशियारी मत दिखाइए, ठीक है। बिल्कुल सारे बातें लिखेंगे, क्योंकि आपको क्लास को करने के बाद नोट्स भी तो पढ़ना है ना। तो अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ के अनुसार हम लोग ये कह सकते हैं, जो वोल्टेज है, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए, पोटेंशियल डिफरेंस एंड वोल्टेज सेम चीज़ है, ठीक है। तो वोल्टेज जो होगा वो होगा करंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब हम लोग जानते हैं कि इस प्रोपोर्शनल साइन को अगर हटाना चाहते हैं तो एक हमें कंस्टेंट लाना पड़ता है, एक अननोन कंस्टेंट लाएंगे यहाँ पे, ठीक है। नाउ हम लोगों ने क्या लाया, हम लोगों ने एक कांस्टेंट लाया R,
सो V इजिकल टू आई आर, V इजिकल टू आई आर। ओके, अब ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया। अब ये जो है R इज द कंस्टेंट। ओके, R क्या है भाई? R एक कंस्टेंट है। तो यहाँ से हम लोग R का वैल्यू जो है निकाल सकते हैं। R इजिकल टू क्या होगा? V बाई आई। ओके, एंड I भी निकाल सकते हैं। I इजिकल टू क्या होगा? I इजिकल टू होगा हमारा V बाई आर। ओके, तो ओहम्स लॉ से हम लोग R इजिकल टू V बाई आई निकाल सकते हैं, I इजिकल टू V बाई आर निकाल सकते हैं। होयर जहाँ पे क्या है, इस फॉर्मूला पे जहाँ पे क्या है, I इजिकल टू करंट, ठीक है, V इजिकल टू वोल्टेज एंड R इजिकल टू कंस्टेंट, R इजिकल टू कंस्टेंट। एंड इस कंस्टेंट को हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है, कंस्टेंट नोन एज रेजिस्टेंस, ठीक है, नोन एज रेजिस्टेंस। इस कंस्टेंट का नाम हम लोगों ने क्या दे दिया? रेजिस्टेंस। ओके, अब हम लोग इस कंस्टेंट के बारे में समझेंगे। ये तो हम लोगों ने ओहम जी का लॉ समझ लिया। अब यहाँ पे जो कंस्टेंट आ गया R इजिकल टू वी आई, तो R क्या है भाई? R है एक कंस्टेंट जिसको हम लोगों ने नाम दिया रेजिस्टेंस। ओके, अब ये रेजिस्टेंस होता क्या है इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग बोर्ड को जो है खाली कर लेते हैं। आप लोग फटाफट से इस चीज़ को लिख लीजिए एंड अभी हम लोग चलते हैं रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। व्हाट इज़ रेजिस्टेंस? क्या होता है रेजिस्टेंस? ओके, नाउ हम लोग जो है अभी हेडिंग देने वाले हैं रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस। अब ये जो रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर का एक प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, या फिर मटेरियल का एक प्रॉपर्टी होता है। ओके, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, जो क्या करता है, उसके थ्रू, उस मटेरियल के थ्रू अगर इलेक्ट्रिसिटी पास होगा तो उसको रोकने की कोशिश करता है, ठीक है, उसको रोकने की कोशिश करता है। मतलब मान लो कि ये है एक कंडक्टर, दिस इज अ कंडक्टर, एनर्जी जो है इधर फ्लो होना चाहता है, एनर्जी इधर से इधर फ्लो होना चाह रहा है, ठीक है, इधर से इधर वो जाना चाह रहा है। लेकिन मटेरियल के अंदर एक प्रॉपर्टी है भैया, वो क्या करता है, इसको जो है ऐसे रोकने की कोशिश करेगा, इसको ऐसे रोकने की कोशिश करेगा, दैट इज आर, ठीक है। इस एनर्जी को वो फ्लो होना नहीं देना चाहेगा, ठीक है। अब जिस मटेरियल के पास ये ज़्यादा है वो एनर्जी को जाने नहीं देगा, ठीक है, जिसके पास कम है एनर्जी चला जाएगा, ठीक है ना। अब ये जो इसको रोक रहा है, इसके पास मान लो ज़्यादा ताकत है, ये उतना ताकतवर नहीं है, तो ये क्या इसको रोक पाएगा? नहीं पाएगा ना, ठीक है। ओके, एंड जिसके पास ये ज़्यादा है तो ये एनर्जी को बिल्कुल रोक देगा। जैसे कि इंसुलेटर में होता है, इंसुलेटर का रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा होता है कि एनर्जी पास ही नहीं हो पाता, सेमीकंडक्टर में थोड़ा होता है, ठीक है, कंडक्टर में बहुत ही कम होता है रेजिस्टेंस, इसीलिए ये रेजिस्टेंस एनर्जी को फ्लो होने से रोक नहीं पाता, एनर्जी फिर भी फ्लो होता जाता है, ठीक है। सो अभी हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको, कैसे इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, लिखेंगे कुछ इस तरह से, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर बाय वर्च्यू। अब यहाँ पे आप लोग कहेंगे सर ये बाय वर्च्यू का क्या मतलब है? द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर बाय वर्च्यू, बाय वर्च्यू मतलब ये नेचुरली मिला है, उसमें नेचुरली है, ठीक है, इसमें ह्यूमन का कोई हाथ नहीं है, हम लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं करा, ठीक है, ये अपने आप ही आता है, नेचुरली आता है, ठीक है, नेचर अपने आप इसमें ये प्रॉपर्टी डाल देता है। द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिसके वजह से, ऑफ which it opposes, of which it opposes का मतलब रोकना, ठीक है, it opposes the flow of
द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, ठीक है, इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। बस दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। फटाफट से इसको लिख लीजिए। द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर बाय वर्च्यू ऑफ विच ये इच होगा, ऑफ विच इट ऑपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ये वो प्रॉपर्टी है कंडक्टर का, ये एक इस तरह का प्रॉपर्टी है जो कि नेचुरली आता है एंड जिसकी वजह से जो कंडक्टर है वो उसके थ्रू इलेक्ट्रिक एनर्जी को पास होने से रोकता है, एनर्जी को फ्लो होने से रोकता है। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं क्या? इसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। ओके, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं क्या? रेजिस्टेंस। ओके, ठीक है, तो दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ अब इस प्रॉपर्टी के वजह से क्या होगा, किसी भी सर्किट हम लोगों ने समझे हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होगा, एक क्लोज पाथ है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है फ्लो होता है। तो इसी प्रॉपर्टी की वजह से, कंडक्टर के इसी प्रॉपर्टी की वजह से सर्किट में क्या होता है कि सर्किट करंट को फ्लो होने से रोकने की कोशिश करता है। करंट जो कंडक्टर जो है रेजिस्टेंस की वजह से करंट को फ्लो होने नहीं देना चाहता, ठीक है ना। ओके, एंड जिसकी वजह से सर्किट जो है वो गर्म हो जाता है कभी कभी, सर्किट के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो गर्म हो जाते हैं कभी कभी, कंडक्टर जो है वो गर्म हो जाते हैं कभी कभी, ठीक है, एंड सर्किट जो है जल जाता है, सर्किट जो है जल जाता है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा सर्किट जो है जल गया है, चार्जर का सर्किट जो है जल गया है। ओके, अब दिस इज ड्यू टू रेजिस्टेंस, क्योंकि अगर ज़्यादा रेजिस्टेंस है तो एनर्जी को फ्लो होने में ज़्यादा दिक्कत होगा, ठीक है, ज़्यादा दिक्कत होगा। अब ज़्यादा दिक्कत होगा फिर भी वो जाना चाहेगा तो क्या होगा, उसमें बहुत ज़्यादा लड़ाई होगा एंड उस लड़ाई के वजह से कंडक्टर में हीट जनरेट होगा एंड वही हीट सर्किट को जला देगा बाद में, ठीक है। चलो, तो इसको आप लोगों ने लिख लिए हैं भाई। अब देखो, अब रेजिस्टेंस को कैसे लिखा जाता है। इट इज डिनोटेड बाय आर, कैपिटल आर से इसको लिखा जाता है, रेजिस्टेंस को कैपिटल आर से लिखा जाता है। एंड रेजिस्टेंस को हम लोग कौन से यूनिट में मापते हैं? रेजिस्टेंस इज measured by unit of ohm, ठीक है। सो हेंस ऐसा यूनिट क्या होगा इसका, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओहम, ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओहम। एंड ओहम का सिंबल कैसा है भैया, ऐसे बना लेना है, फिर आपको थोड़ा सा ऐसे करना है एंड ऐसे मोड़ देना है, ठीक है। तो दिस इज आवर ओहम, ये जो सिंबल है भैया ये है ओहम। तो सर्किल जो मैंने बनाया है इसको नहीं बनाइएगा आप, ठीक है, सर्किल को छोड़ के ये जो सिंबल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, दिस इज द सिंबल ऑफ ओहम, ठीक है, ये है हमारा ओहम, ठीक है। तो रेजिस्टेंस समझ में आया, रेजिस्टेंस क्या है, फिर उसके बाद रेजिस्टेंस को आर से लिखा जाता है, रेजिस्टेंस को हम लोग मापते हैं ओहम यूनिट पे एंड ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, ओहम है, ओहम का सिंबल ये है हमारे पास। ओके, चलो, तो अब बात ये आता है कि ओहम का फॉर्मूला क्या होगा भैया, ओहम का फॉर्मूला क्या होगा। एज वी नो फ्रॉम ओहम्स लॉ से हमें जो पता चला है वो क्या है, R इजिकल टू वी बाई आई, ठीक है, R इजिकल टू वी बाई आई। ओके, तो अब यहाँ से हम लोग R का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, R का यूनिट कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग निकालेंगे क्या, SI यूनिट, SI यूनिट है ओहम।
सो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1 ओहम, आर के जगह पे हम लोगों ने क्या दे दिए हैं, इसका यूनिट दे दिया 1 ओहम। एंड तो ये है वोल्टेज, वोल्टेज का यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट बोलो, पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट मैंने आपको पढ़ाया था, ये होता है वोल्ट। सो यहाँ पे देंगे हम लोग 1 वोल्ट, ठीक है। एंड एम्पियर, एम्पियर इज द यूनिट ऑफ करंट। आई का यूनिट क्या है, आई इज अ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या है भैया, ये है 1 एम्पियर, ओके 1 एम्पियर। सो 1 ओहम इज इक्वल टू 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर, ठीक है। 1 ओहम इज इक्वल टू क्या होता है, 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर। अगर किसी कंडक्टर के थ्रू 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है एंड उस कंडक्टर का जो वोल्टेज है वो 1 वोल्ट है, तो वो कंडक्टर जितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा दैट इज 1 ओहम, ठीक है। मान लो कि ये है कंडक्टर, इसी को हम लोग यहाँ पे एनालाइज करते हैं, ये है कंडक्टर, ठीक है, ये है कंडक्टर एंड ये VA, ये VB, मतलब ये पॉइंट क्या है हमारा A पॉइंट, दिस इज B पॉइंट। इसका पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल VA एंड ये VB, तो वोल्टेज क्या हो गया VA माइनस VB, VA माइनस VB इज इक्वल टू है कितना 1 वोल्ट, ओके। इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस क्या है 1 वोल्ट, ओके। तो ये कंडक्टर जितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा जिसके वजह से सिर्फ 1 एम्पियर करंट जो है जा पा रहा है, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस तो हर एक कंडक्टर में रहता है, थोड़ा ज़्यादा कम मीडियम लेवल का, लेकिन रहता है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा है रेजिस्टेंस का डेफिनेशन, ठीक है। तो इस कंडक्टर में भी क्या है, रेजिस्टेंस है, तो इसमें जिस रेजिस्टेंस की वजह से 1 एम्पियर करंट ही जा पा रहा है, ठीक है, 1 एम्पियर करंट जो है सिर्फ इधर से इधर जा पा रहा है, तो फिर इसके रेजिस्टेंस को हम लोग कहेंगे 1 ओहम, ठीक है। समझ में आया, कंसेप्ट समझ में आया। एक कंडक्टर है जिसके पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज जो है सिर्फ 1 वोल्ट है एंड ये एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है जिसकी वजह से सिर्फ 1 एम्पियर करंट ही फ्लो हो पा रहा है, तो इसके रेजिस्टेंस को हम लोग कहेंगे 1 ओहम रेजिस्टेंस, ओके। अब चलो बात करते हैं हम लोग 1 ओहम रेजिस्टेंस का डेफिनेशन, ठीक है। ये 1 ओहम रेजिस्टेंस हम लोग किसको कहेंगे, उसको हम लोग अभी जो है वर्ड में भी लिख लेते हैं, ठीक है। चलो आप लोगों ने ऊपर ये पार्ट तो लिख लिया होगा, अगर नहीं लिखा है तो वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख सकते हैं। बिल्कुल भी आलसी मत करिए, ठीक है, बिल्कुल भी आलसी मत करिए, सारे बातों को आप लोग लिखते चलिए, क्योंकि हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट है। कब कहाँ से किस तरह का सवाल किया जाएगा ये खुद क्वेश्चन बनाने वाले को भी पता नहीं है, ठीक है, कब उसके दिमाग में क्या आएगा, क्या सवाल कर लेगा, तो सारी चीज़ों को हमें कवर करते चलना है, ओके। सो 1 ओहम इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस का वो वैल्यू होता है that arises, ठीक है। 1 ओहम is the value of resistance that arises when a current of 1 ampere, when a current of 1 ampere, a current of 1 ampere flows through a conductor, okay, through a conductor that has voltage of 1 volt across the terminals, ठीक है, across its terminal और terminals। मतलब क्या है, 1 ओहम रेजिस्टेंस का वो वैल्यू है जो कब आता है, जब
किसी भी कंडक्टर के थ्रू 1 एम्पियर करंट फ्लो होता है एंड उस कंडक्टर के जो वोल्टेज है वो 1 वोल्ट है, तब जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा वो कंडक्टर, उसको हम लोग कहते हैं क्या, 1 ओहम रेजिस्टेंस। समझ में आया भाई, 1 ओहम रेजिस्टेंस, 1 ओहम रेजिस्टेंस समझ में आ गया है। ठीक है, चलो तो अब हम लोग बात करेंगे पावर एब्जॉर्ब्ड बाय अ कंडक्टर ड्यू टू रेजिस्टेंस। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पावर एब्जॉर्ब्ड बाय अ कंडक्टर या फिर यहाँ पे हम लोग रेजिस्टर भी लिख सकते हैं, रेजिस्टर, कंडक्टर और रेजिस्टर, पावर एब्जॉर्ब बाय अ कंडक्टर और रेजिस्टर। तो जब भी किसी कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिक एनर्जी जाएगा, वो क्या दे रहा है, वो रेजिस्टेंस दे रहा है, वो उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें क्या होगा, पावर का तो लॉस होगा ना, पावर का तो लॉस होगा ना। अब ये जो पावर लॉस हो रहा है, इसी पावर को वो एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, इस पावर का कोई काम नहीं है, और मतलब ये पावर बिल्कुल वेस्ट जो है जा रहा है, इसका हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। ओके, जैसे ये हमारा कंडक्टर हो गया, एनर्जी जो है इस तरफ से इस तरफ जा रहा है, दिस इज द इलेक्ट्रिक एनर्जी। ओके, एंड दूसरी जगह पे दूसरी टाइप से दूसरी दिशा से क्या दे रहा है, हमारा रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। तो इन दोनों के बीच में हो जाएगा टक्कर हो जाएगा। ठीक है, अब ये इसको रोकने की कोशिश कर रहा है, तो इसमें जो है कुछ एनर्जी जो है वो लॉस हो जाएगा, कुछ पावर जो है वो लॉस हो जाएगा। ओके, उसी को हम लोग कहेंगे पावर एब्जॉर्ब बाय अ कंडक्टर। ये रजिस्टर उतना पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब वेस्ट हो रहा है उसका। ओके, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, उसको हम लोग लिखेंगे कैसे, पावर को P से डिनोट किया जाता है भैया, एंड पावर इज इक्वल टू होता है V इंटू आई। ठीक है, V इंटू आई, वोल्टेज इंटू करंट। इन दोनों के बीच में क्या है, वोल्टेज। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या है, वोल्टेज, दिस इज V वोल्टेज, एंड इसके थ्रू कितना करंट जा रहा है, I करंट। ठीक है, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा, प्रोडक्ट होगा, दिस इज द पावर एब्जॉर्ब बाय अ कंडक्टर। ये उतना पावर जो है हमारा रेजिस्टेंस वेस्ट कर देगा। ओके, सो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं V के जगह पे आप लोग IR लिख सकते हैं। ठीक है, V के जगह पे आप लोग जो है IR लिख सकते हैं, एंड I तो एक है। हम लोगों ने ओहम्स लॉ में देखा था V इज इक्वल टू IR, फिर I इज इक्वल टू हम लोगों ने देखा था V बाई R। ठीक है ना, तो एक तो हम लोग ये लिख सकते हैं, मतलब I का स्क्वायर R। फिर अगर हम लोग I के जगह पे ये चीज़ लिखे, V को वैसे ही रहने देते हैं, तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा, मतलब V स्क्वायर बाई R। तो ये दोनों जो फॉर्मूला हमें मिल रहा है ना, ये मतलब 3 फॉर्मूला यहाँ पे हमें मिल रहा है। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पावर एब्जॉर्ब्ड बाय अ कंडक्टर। ओके, तो अगर आपको पूछा जाए कि एक रेजिस्टर है या फिर एक कंडक्टर है जिसके थ्रू इतना करंट जा रहा है, एंड उसका वोल्टेज है इतना, तो कितना पावर जो है ये एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो आपको इन तीनों फॉर्मूला में निकाल लेना है। V दिया है, I दिया है, तो आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको पावर मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको I दिया है एंड रेजिस्टेंस दिया गया है, वोल्टेज जो है नहीं दिया गया है, तो आप लोग इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। ठीक है, लेट सपोज इसका वोल्टेज कितना है, एक क्वेश्चन है, मान लो कि एक क्वेश्चन है, वोल्टेज इज इक्वल टू दिया गया है 12 वोल्ट, I जो है वो 2 एम्पियर दिया गया है। ठीक है, तो पावर एब्जॉर्ब क्या होगा यहाँ पे, पावर 12 इंटू 2। ठीक है, 12 इंटू 2 24। ठीक है, अब पावर का एनर्जी क्या होता है भैया, पावर का वेट क्या, सॉरी पावर का यूनिट क्या होता है, वाट्स। तो इतना वाट जो है ख़त्म हो जाएगा। ओके, ठीक है, वो इतना एनर्जी लेगा। ओके, वहीं पे आपको करंट दिया गया है, रेजिस्टेंस दिया गया है, तो आप इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। वहीं पे अगर क्वेश्चन पे आपको V का वैल्यू दिया गया है एंड रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया गया है, तो आप इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे, करके आप लोग जो है पावर एब्जॉर्ब बाय अ रजिस्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके, अब यहाँ से एक कंसेप्ट आता है भैया, आइडियल रजिस्टर। ठीक है, या फिर आइडियल कंडक्टर, आइडियल रजिस्टर या फिर आइडियल कंडक्टर।
अब आइडियल रजिस्टर या फिर आइडियल कंडक्टर हम लोग किसको कहेंगे, जिसके थ्रू एनर्जी जो है वो बिना किसी लॉस के इस पार से उस पार चला जाएगा, ठीक है, बिना किसी लॉस के वो फ्लो होगा। उस तरह के कंडक्टर को, उस तरह के रजिस्टर को हम लोग कहते हैं आइडियल रजिस्टर। आइडियल बोले तो आदर्श, आदर्श, ठीक है, आदर्श हम लोग उसी को कहते हैं जिसका कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है, मतलब नेगेटिव कुछ भी आप उसका निकाल नहीं सकते, ठीक है, कोई भी बातें ऐसा उसके विरुद्ध नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो रजिस्टर अगर बिना किसी लॉस के एनर्जी को पार कर रहा है, कोई कंडक्टर अगर बिना किसी लॉस के एनर्जी को पार कर रहा है, तो हम लोग उसको आइडियल रजिस्टर या फिर आइडियल कंडक्टर कहेंगे, ठीक है। नाउ वी कैन राइट हियर एन आइडियल रजिस्टर, an ideal register will dissipate energy without storing it. Without storing it. An ideal resistor will dissipate energy without storing it as electric energy or ठीक है। तो आइडियल कंडक्टर या फिर आइडियल रजिस्टर हम लोग किसको कहेंगे भाई, जिसके थ्रू एनर्जी जो है पूरा का पूरा जाएगा, उसमें कोई भी एनर्जी स्टोर नहीं होगा, कोई भी वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को एक वर्ड दिख रहा है डिसिपेट्स। अब ये डिसिपेट्स का मतलब क्या है, डिसिपेट का मतलब है छोड़ देना, ठीक है, पार करना, कि वो कितना एनर्जी छोड़ रहा है। तो एन आइडियल रजिस्टर विल डिसिपेट, ये कितना एनर्जी छोड़ेगा, एक आदर्श रजिस्टर एनर्जी को छोड़ेगा विदाउट स्टोरिंग इट, इसको स्टोर किए बिना, एज इलेक्ट्रिक एनर्जी जो स्टोर कर सकता है। जनरली आप लोग देखेंगे आगे जाके हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ये जो हमारा डिवाइसेस होते हैं, जो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि आपका इंडक्टर हो गया, इंडक्टर एनर्जी को स्टोर कर लेता है, कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर कर लेता है, कैपेसिटर एनर्जी को अलग रूप में स्टोर करता है, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप में स्टोर करता है। वहीं पे इंडक्टर जो है वो मैग्नेटिक एनर्जी के रूप में एनर्जी को, पावर को एब्जॉर्ब करके स्टोर करके रखता है। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे आगे जाके, ठीक है। फिलहाल आप लोग इतना जान लीजिए, एक आइडियल रजिस्टर जो होता है वो पूरा का पूरा एनर्जी छोड़ देता है, कोई भी एनर्जी स्टोर नहीं करता है, कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होता है। ओके, तो ये था हमारा मोटा मोटी रेजिस्टेंस के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर के ऊपर ये रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, कौन कौन के फैक्टर के ऊपर ये हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ठीक है। ओके, चलो तो इसको इरेज कर देते हैं एंड दिस इज़ द लास्ट टॉपिक टुडे। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग दूसरा कंसेप्ट को लेके चलेंगे, रेजिस्टेंस से ही रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस अभी भी बाकी है भाई। रेजिस्टेंस में बहुत सारी चीज़ें पढ़ना है हमें, बहुत ही काम का चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से मैथ भी आता है, तो कुछ भी कंसेप्ट हम लोग छोड़ेंगे नहीं। ओके, चलो अभी बात करेंगे हम लोग फैक्टर्स, हेडिंग लगाएंगे आप लोग, फैक्टर्स on which resistance depends upon, resistance depends upon मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है, फैक्टर्स बोले तो विषय, कौन कौन से ऐसे विषय है, फैक्टर्स है जिसके ऊपर रेजिस्टेंस निर्भर करता है, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। द रेजिस्टेंस आर ऑफ ए कंडक्टर, द रेजिस्टेंस आर, सॉरी ये आर को अच्छी तरह से लिखता हूँ, आर ऑफ अ कंडक्टर, कंडक्टर क्या है, पहला टॉपिक, पहला पॉइंट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, इज directly proportional to the length of a
कंडक्टर, ऑफ द कंडक्टर, ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे R प्रोपोर्शनल टू L। L क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस जो है वो कंडक्टर के लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। लेंथ जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। लेंथ जितना कम है रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। तो इसका जो है आप लोग प्रैक्टिकल एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये जो मैंने आपको तार दिखाया था ना, ये वाला तार फिलहाल छोटा तार है, ठीक है, मे बी ये 1 से 1.5 मीटर का होगा तार। इससे अगर कोई बल्ब को मैं जलाऊंगा, ठीक है, यही तार से अगर मैं इधर होल्डर लगा के एक बल्ब जलाऊंगा, इसको जो है मैं यहाँ पे सॉकेट में घुसा दूंगा, तो बल्ब जो है पूरी रोशनी देगा, ये पूरी रोशनी के साथ ये जलेगा, ठीक है। वहीं पे इस तार को जो है कंटिन्यूअसली मैं 100 से 200 मीटर कर रहा हूँ। 200 मीटर बहुत ही लंबा डिस्टेंस है, बहुत ही लंबा लेंथ हो गया इस तार का। उस पार अगर मैं 100 वाट का बल्ब लगाऊंगा तो देखोगे कि वो कम जल रहा है, डिम, बिल्कुल डिम तरह से जल रहा है। डिम का मतलब कम जल रहा है, उसका जो रोशनी है वो कम हो गया है। अब ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जितना लेंथ बढ़ाएंगे उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जितना रेजिस्टेंस बढ़ेगा उसका मतलब क्या है कि उसके थ्रू उतनी कम एनर्जी जो है पास होगा, ठीक है। आप लोग जो है ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एक छोटा तार लेंगे, छोटा तार लेके इधर होल्डर लगा के एक 100 वाट का जो बल्ब है उसको लगा के देखिएगा कि वो पूरा जलेगा, बिल्कुल पूरा रोशनी देगा, ठीक है। एंड इसी तार को बहुत ही ज़्यादा लंबा कर लीजिए, 100-150 मीटर, फिर उसके बाद बल्ब को लगाइए तो देखोगे कि बल्ब जो है वो कम जलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा तार जो है पतला लेना है, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट को आप कर सकते हैं। अगर बहुत ही हेवी तार लिया तो हेवी तार में तो क्या होता है, एनर्जी का उतना रेजिस्टेंस नहीं होगा, उसको भी डिस्कस करते हैं। फिलहाल ये तो पहला हो गया, पहला फैक्टर कि लेंथ के ऊपर ये डिपेंड करता है। दूसरा फैक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। दूसरा फैक्टर है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, ठीक है। मतलब ये जो R है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब जानते हैं, प्रस्थच्छेद, ठीक है। एक पाइप है, मान लो दिस इज द पाइप, तो इसका ये जो छेद है, ठीक है, ओके, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका जितना एरिया है दिस एरिया इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, ओके। अब तार अगर मोटा है तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है, ठीक है। तार पतला है तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, ओके। एंड इसी क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ, ठीक है, इसी क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ रेजिस्टेंस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली बोले तो कैसा, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है मतलब तार मोटा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा भैया, अगर तार बहुत ही पतला है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक है। इसीलिए मैंने जो एग्जांपल बताया था आप लोगों को कि आपको पतला तार लेना है, ठीक है, तो जाके आप एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं। अगर मोटा तार लेते हैं तो उसमें तो रेजिस्टेंस तो कम होगा ना, उसमें रेजिस्टेंस कम होगा तो आपको और भी ज़्यादा लंबा तार लेना पड़ेगा, 500 मीटर, ओके। तो उतना तो पॉसिबल नहीं है, उतना लंबा तार लाएंगे कहाँ से, उतना हैवी तार लाएंगे कहाँ से आप लोग, बहुत खर्चा पड़ जाएगा ना एक्सपेरिमेंट करते हुए। तो आपको पतला तार लेना है, पतला तार अगर 20 मीटर भी ले लेते ना तो आप इजीली उस एक्सपेरिमेंट को करके देख सकते हैं। तो इसको हम लोग जो है और एक तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है, और एक तरीके से जो वाटर का पाइप होता है, पानी का जो पाइप होता है, पानी का पाइप अगर मोटा है तो पानी जो है इजीली फ्लो हो सकता है, ठीक है, इजीली फ्लो हो सकता है। एंड पानी का पानी का पाइप जो है बहुत ही पतला है तो देखिएगा कि उसके थ्रू उतना ज़्यादा पानी पास नहीं होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा पानी पास नहीं होगा। अगर पास भी होता है तो बहुत ही तेज़ी के साथ पास होगा। आप लोगों ने ये चीज़ देखा होगा, ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने देखा होगा कि पाइप जितना मोटा होगा, ठीक है, पानी उतना इजीली उस पार से उस पार जा पाएगा, बहुत ज़्यादा पानी जाएगा। पाइप अगर बहुत ही पतला है, छोटा सा पाइप है, तो उतना पानी तो जा नहीं पाएगा, ठीक है। एक बाल्टी पानी इधर से उधर ले जाने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और अगर पाइप ज़्यादा मोटा है तो एक बाल्टी पानी कुछ सेकंड में ही चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये है दूसरा फैक्टर जिसको याद रखना है आपको।
अब बात करते हैं हम लोग तीसरे फैक्टर के ऊपर, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल। डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, अब जो कंडक्टर आप लोग ले रहे हैं उसका मटेरियल क्या है, वो लकड़ी का है, ठीक है, वो सेमीकंडक्टर का है या फिर वो कंडक्टर का है, कॉपर का है, तांबा का है, लोहा का है, गोल्ड, सिल्वर, कौन से मटेरियल का है। अब मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि मटेरियल का जो एलिमेंट होता है उसके बाहरी कक्षा में, उसका जो एटॉम है ना, उसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना फ्री इलेक्ट्रॉन है, उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना चार्ज जो है, कितना एनर्जी जो है फ्लो हो पाएगा। ठीक है, उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कितना रेजिस्टेंस देगा। ओके, तो मटेरियल कौन सा है वो भी एक फैक्टर है जिसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ओके, आप एक लोहे का तार ले लीजिए, एक कॉपर का तार ले लीजिए, तो देखेंगे कि कॉपर के तार से एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा फ्लो हो रहा है। ठीक है, एनर्जी का उतना लॉस नहीं हो रहा है, लेकिन लोहे का तार अगर आप लेंगे तो एनर्जी रास्ते में ही बहुत ज़्यादा खर्च हो जाएगा, रेजिस्टेंस को पार करते 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 आखिर में थोड़ा बहुत पहुँचेगा उधर। ठीक है, तो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। बस अब चौथा नंबर क्या है, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कितना है। ओके, टेम्परेचर कम है, ज़्यादा है, तो रेजिस्टेंस भी उसके हिसाब से चेंज होगा। ओके, तो टेम्परेचर का जो डिपेंडेंस है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं कि टेम्परेचर के ऊपर रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है, हाउ। ओके, कैसे डिपेंड करता है। ओके, चलो अब यहाँ से ये जो चार हमें फैक्टर मिल रहा है, इस चारों फैक्टर को अगर हम लोग कंबाइन करेंगे तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा, कंसीडरिंग all the factors we have हमारे पास क्या मिलेगा, R प्रोपोर्शनल टू L बाई A। ठीक है, क्योंकि L के साथ R क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, A के साथ क्या है, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब ये जो प्रोपोर्शनल साइन है इसको हटाने के लिए हमें कुछ तो चाहिए, एक कांस्टेंट चाहिए। अब यहाँ पे जो हम लोग कांस्टेंट लेते हैं दैट इज रो L बाई A। अब ये जो रो है where L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है, एंड A इज इक्वल टू क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। कंडक्टर, ठीक है, एंड जो हम लोगों ने रो लिए हैं, आर तो पता ही है आपको, आर इज द रेजिस्टेंस। ठीक है, रो जो है, रो है एक कांस्टेंट जिसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टिविटी। ठीक है, रो इज अ कांस्टेंट जिसको हम लोग कहते हैं कॉल्ड रेजिस्टिविटी। ठीक है, रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ओके दोस्तों, चलो तो क्लास को जो है हम लोग इतना ही रखते हैं। ये फैक्टर्स को हम लोग देख लिया, समझ लिया कि फैक्टर्स के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, एंड फैक्टर्स को हम लोग अगर कंसीडर करेंगे, एक साथ लिखेंगे तो हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, आर प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, एल के साथ डायरेक्टली, ए के साथ इनवर्सली। इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो हमें मिलेगा क्या भाई, एक कंस्टेंट रो जो कंस्टेंट है इसको हम लोग नाम दिए हैं रेजिस्टिविटी, एक और नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब ये कांस्टेंट क्या है इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, एंड उसी के साथ हम लोग आगे जाके बात करेंगे कि ये टेम्परेचर के ऊपर रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस कैसे बदलता है। ओके, ठीक है ना, तो फिलहाल इस लेक्चर के लिए इतना ही। सारे कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ लिए होंगे एंड सारी चीज़ें अच्छी तरह से आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे। ठीक है, तो क्लास को ख़त्म करने के बाद, क्लास एंड हो गया तो इसको ख़त्म करने के तुरंत बाद ही आप लोग जो है नोट्स को एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है,
नोट्स को रेगुलर प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, रिवीजन देने की कोशिश कीजिएगा। क्लास को दूसरी बार जब देखेंगे, पहली बार तो पूरा फोकस के साथ देखना है, दूसरी बार जब आप लोग रिवीजन देंगे तो रिवीजन देते वक्त आप वीडियो का जो स्पीड है थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, 1.25 कर सकते हैं, 1.5 कर सकते हैं, जितना आपको कंफर्टेबल लगता है, ठीक है, उतना करके आप फिर से रिपीट करके जो है वीडियो को देख सकते हैं रिवीजन करते वक्त, ठीक है। एंड आपको नोट देख के तो रिवीजन करना ही है। चलो दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।